हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर एसओएल और एनसीएफ के जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं वो दो तरीके से होंगे। या तो आप फिजिकल मोड में एग्ज़ाम दे सकते हो या फिर ओपन बुक एग्ज़ाम दे सकते हो। अब ये ओपन बुक एग्ज़ाम सुनने के बाद आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ऑफ कोर्स ओपन बुक एग्ज़ाम देने के लिए रेडी होंगे या ओपन बुक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिससे ओपन बुक एग्ज़ाम आपके लिए ईज़ी रह सकता है। देखिए दोस्तों, चीज़ें ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है? ज़्यादा चीज़ें आपको दिमाग में नहीं रखनी है, लेकिन कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो कि अगर आप फ़ॉलो कर लोगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्ज़ाम वाले दिन। दोस्तों, अगर आप जेईई मेंस 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हो और अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज़ करना चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, तो उसके लिए अनअकैडमी लाया है जेईई मेंस सुपर 30 टेस्ट सीरीज़, जहां पर आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के टेस्ट देखने को मिलेंगे। ये टेस्ट सीरीज़ 30 अक्टूबर से लेकर 3 जनवरी तक मिलेगी, जहां पर हर वीकेंड में आपको फ्राइडे, सैटरडे और संडे को फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट की खास बात यह है दोस्तों कि इस टेस्ट को अनअकैडमी के जो टॉप एडुकेटर्स हैं उनके द्वारा एनालाइज करवाया जाएगा। और एक और ख़ास बात यह है कि इस टेस्ट सीरीज़ में आपको जेईई मेंस का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। हर सब्जेक्ट के 10 टेस्ट होंगे। अगर आप 30 अक्टूबर से लेकर 3 जनवरी तक इसका हर टेस्ट ले लेते हो तो आपका जेईई मेंस का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और हफ्ते में 3 दिन यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे को लाइव टेस्ट आप सुबह 10 बजे दे सकते हो। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का टेस्ट बिल्कुल फ्री है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इन टेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हो। और इस टेस्ट की अगेन सबसे खास बात यह है कि अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा इनको एनालाइज करवाया जाएगा। देखो यार, ओपन बुक एग्ज़ाम का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार बुक खुली हुई होगी और एग्ज़ाम वाले दिन हम उसमें से आंसर देखकर लिख देंगे। ये चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, लेकिन जो रियलिटी है, अगर हम प्रैक्टिकल सेंस में बात करें तो ओपन बुक एग्ज़ाम में वही बच्चा सक्सेसफुल होगा जो थोड़ा स्मार्ट वर्क करेगा। देखो यार, आप लोग ग्रेजुएशन में हो, ठीक है? आप लोगों का कोई ये ओटीबीए नहीं हो रही है जो 11th क्लास में इकोनॉमिक्स में हुआ करता था, ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट। उसको तो बिल्कुल भूल जाओ। पहले तो ओपन बुक एग्जाम से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना उस चीज़ को। ओपन बुक एग्जाम में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको 4 घंटे मिल रहे हैं, ठीक है? जिसमें से 1 आवर आपका आंसर शीट अपलोड और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए है, और बाकी के 3 घंटे आपके लिए जो आंसर को लिखने के लिए हैं उसके लिए मिलेंगे। अब क्या इन 3 घंटों के अंदर आपको ऐसा लगता है कि मैं बुक में से आंसर ढूंढ भी लूंगा और लिख भी दूंगा? जो फिजिकल एग्जाम होते हैं उसमें जब बुक ओपन भी नहीं होती तो बहुत से बच्चे उस एग्जाम को छोड़कर आ देते हैं। वो कहते हैं कि यार मेरा ये आंसर पूरा नहीं हो पाया था, टाइम कम रह गया था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 3 घंटे के अंदर मैं बुक में से सर्च भी कर लूंगा और आंसर भी लिख दूंगा? तो ये चीज़ आपको थोड़ी समझनी होगी कि यार ओपन बुक एग्जाम तो है, लेकिन ओपन बुक एग्जाम भी उसी के लिए यूजफुल रहेगा जो पहले से ही ये सोच कर रखेगा कि कौन सा नोट्स कहाँ पर है, ठीक है? देखो यार, क्वेश्चन पेपर सामने आ गया, ठीक है? अब उसको क्वेश्चन को ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। आपको इस चीज़ का दिमाग में रखना है कि यार अगर एक क्वेश्चन सपोज करिए 3 घंटे आपके पास है। अब अगर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने या आंसर शीट स्कैन करने में आपको ईजी रहता है तो 3 घंटे ज़्यादा है आपके पास, ऑफ कोर्स। चलिए फिर भी हम 3 घंटे फॉर्मल मान के चलते हैं। 3 घंटे आपके पास हैं, ठीक है? और आपको सपोज करिए 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? तो 4 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे हैं। तो आपको ये देखना है कि एक क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए मैं जितना टाइम दे रहा हूँ उसमें से 90% काम मुझे लिखने में लगाना है और बाकी का 10% मुझे सर्च करने में लगाना है। सर्च इन द सेंस आप गूगल पर सर्च कर रहे हो या फिर आप नोट्स के थ्रू या 10 ईयर के थ्रू या बुक्स के थ्रू किसी भी सोर्स के थ्रू देख रहे हो, तो वो देखने का काम आपका 10% होना चाहिए और बाकी लिखने का काम 90% होना चाहिए, ठीक है? अब ये 10 और 90 का जो रेशियो है ये किस तरीके से यूजफुल होगा और किस तरीके से आप इसको यूजफुल बना सकते हो, इसके लिए कुछ प्री प्लान एक्शन आपको लेने होंगे। अब वो प्री प्लान एक्शन क्या रहेंगे? वो एक्शन ये रहेंगे, आप इस वक्त जिस भी मोड से पढ़ रहे हो, जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो, आप चाहे बुक से पढ़ रहे हो, नोट्स हो आपके पास, 10 ईयर हो, कुछ भी हो। देखो यार, एसवाइल के बच्चों, और अभी आपके पास कुछ भी मटेरियल नहीं है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पा रहा हूँ कि अभी तक स्टडी मटेरियल ठीक से अपलोड नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। तो यार अब लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास यही है कि 10 ईयर मार्केट से जाकर ले लो।
आपको पास 4 या 5 सब्जेक्ट होंगे तो 400-500 मैक्सिमम 600 रुपये के अंदर अंदर आपके चारों 10 ईयर आ जाएंगे। तो यार वो ले लो, ठीक है। अभी कोई हमारे पास तरीका नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि आप जिस भी सोर्स से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि यार जो भी जैसे एक यूनिट के अंदर जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उस क्वेश्चन के मेन हाईलाइट पॉइंट में बनाकर रख लूँ। आपने 11th-12th में इंग्लिश में नोट मेकिंग बनाया होगा, तो उस नोट मेकिंग की तरह मैं पॉइंट बनाकर रख लूँ कि हाँ जी अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर मैं इस नोट मेकिंग से देख लूंगा थोड़ा बहुत 5 मिनट के लिए, और फिर उसको मैं अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख दूंगा। ये काम आपको करना है। अगर आप ये काम करोगे तो ये जो 90-10 का रेशो मैंने बताया कि 90% लिखने पर और बाकी का 10% रिसर्च पे लगाना है, देखने में लगाना है, वो आपके लिए यूजफुल होगा। देखो यार पेपर जो आएगा वो तो सिलेबस के अंदर से ही आएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन उठ कर आ जाएंगे, होगा तो सब कुछ सिलेबस के अंदर से ही। तो अगर ऐसा बच्चा हो जिसने पढ़ाई तो कुछ करी नहीं है, डायरेक्ट ओपन बुक एग्जाम में जाकर बैठ गया और इस घमंड में वो बैठा कि यार चलो ओपन बुक ही तो है, क्वेश्चन पेपर आएगा बुक खोल के लिख दूंगा, तो उस बच्चे की मट्टी पलीत हो सकती है, उस बच्चे का कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप लोग जो है पहले से ही नोट्स बनाकर रखें। ठीक है, नोट्स में बार बार नोट्स से मेरा मतलब ये नहीं कि आप लिखकर हर चीज लिख लो, आप थोड़ा थोड़ा चीजें लिखो, जो मेन पॉइंट है वो लिखो, वही आपके लिए यूजफुल रहेगा। और देखो यार एक छोटा सा पॉइंट भी आप लिखकर एग्जाम में चले जाते हो ना, और वो चीज दिमाग में याद आ जाती है, तो उसको आप एलिब्रेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वो पॉइंट भी नहीं लिखा होगा ना, तो ओपन बुक एग्जाम वाले दिन आप सोचते रहोगे यार 14 पॉइंट क्या लिखूं या 5वां पॉइंट क्या लिखूं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ट्रिक जरूर से फॉलो करनी है। अपना टाइम जो 1 महीना बचा है, ये मत सोचो कि यार 1 महीने में कैसे प्रिपरेशन करूं मैं। एसवाल के बच्चों की मैं प्रॉब्लम समझ पा रहा हूँ कि यार 1 महीने उनको ठीक से अभी एग्जाम फॉर्म भी नहीं भरे जा रहे हैं, और हद तो ये हो गई है कि अभी तक हर कोर्सेज का डैशबोर्ड में एग्जाम फॉर्म नहीं आया है हर बच्चे का। तो क्या करें यार, हम जो भी है हमारे सामने उसको हमको फेस करना पड़ेगा इस वक्त। तो आप ये सोचो कि यार इस 1 महीने में मेरे पास 4 या 5 सब्जेक्ट हैं, और मुझे को 5 या 6 दिन एक सब्जेक्ट में लगाकर नोट्स तैयार करते रहने हैं थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, आप लोग पढ़ाई से ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान रखो कि मैं मेन छोटे छोटे पॉइंट बनाकर लिख लूँ, जिसको मैं एग्जाम वाले दिन एलिब्रेट कर सकूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। और जिन बच्चों के पास कोई भी मटीरियल नहीं है वो फिलहाल के लिए 10 ईयर ले लो। मैं तो बल्कि जब सबसे कहूँगा कि 10 ईयर रिकमेंड करो। 10 ईयर में इसलिए कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, मैं आपको कभी भी 10 ईयर रिकमेंड नहीं करता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई अच्छी बुक से पढ़ा करिए, आप 10 ईयर से नहीं पढ़ा करिए। 10 ईयर में अभी इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आपको 10 ईयर जब आप परचेज करोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसका आंसर आप गूगल से सर्च करके नोट्स बनाकर लिख लीजिए, या जो नोट मेकिंग होती है उसके थ्रू लिख लीजिए, और एग्जाम वाले दिन आपको उसी को लिखकर आ जाना है पेपर में, यानी उसी को एलिब्रेट करके आ जाना है। ये काम अगर आप करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस इन द ओपन बुक एग्जाम, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और जी हाँ, एक और चीज़ मैं आपको पहले से ही यहाँ पर बता देता हूँ कि हो सकता है कुछ क्वेश्चन ट्रिकी आ जाएं, कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आ जाएं, तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन जो होंगे वो सिलेबस के अंदर से ही होने हैं, बाहर से तो कुछ नहीं होना। तो जो भी पेपर आएगा उसको ठीक से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आपको आंसर करना है। और अगेन मैं आपसे ये चीज़ कहूँगा कि 90% टाइम आंसर लिखने में लगाना, बाकी का 10% सर्च करने में लगाना। कहीं ऐसा ना हो कि आप 50% टाइम सर्च करने में ही लगा दिया आपने, आपको सर्च करते करते चलो आंसर मिल भी गया, अब आपने लिखना शुरू करा तो टाइम ही नहीं बचा। तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ओपन बुक एग्जाम वाले दिन। इस चीज़ का आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है। और बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा बात करता हूँ। एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, आप ग्रेजुएशन के बच्चे हो, मेच्योर बच्चे हो, आपको नर्सरी या क्लास 1 के बच्चे की तरह हर चीज़ बताई नहीं जाएगी कि बेटा शीट पर ये लिखो, कि बेटा शीट ये वाली होनी चाहिए, इस पर वो लिखो, इस पर ये लिखो। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग से लॉजिकल माइंड से सोचना कि मुझे क्या क्या कैसे कैसे करना है। हालांकि गाइडलाइन आएंगी ओपन बुक एग्जाम की, तो मैं इसके ऊपर हर एक छोटी सी छोटी जो भी डाउट होगा वो क्लियर करूंगा, बट आपको रिएक्ट करना है एक मेच्योर बच्चे की तरह। ठीक है, बिकॉज अभी फाइनल ईयर के बच्चे ओपन बुक एग्जाम देकर आए थे, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर शीट कौन सी यूज़ करूँ, लाइनों वाली यूज़ करूँ, बिना लाइनों वाली यूज़ करूँ क्या नहीं करूँ। देखो यार गाइडलाइन होती है, गाइडलाइन में जो आती है ना चीज़ है
उसमें मोटी मोटी चीज़ें बता दी जाती हैं आपको कि भाई A4 साइज शीट यूज़ कर लो, ठीक है, फला पेन यूज़ कर लो, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खुद से ही अगर आप फॉलो करोगे तो वही एक्सेप्ट होती हैं। ऐसा मत सोचना कि यार मेरे से वो मिस हो गया, यार मेरा आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि हर आंसर का जो फ्रंट पेज हो उस पर आपकी सही डिटेल हो, एसओएल रोल नंबर, कोर्स नेम और सब्जेक्ट टाइटल नेम, वो सब चीज़ें। और शायद मैं कुछ चीज़ भूल गया हूँ तो उसके लिए माफ़ी। और बाकी की हर शीट पर आपका नाम और रोल नंबर, एसओएल का रोल नंबर और एग्जाम रोल नंबर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और सीरियल नंबर यानी 1 2 3 4 5। सपोज एक आंसर 10 पेजेस का तो 1 से लेकर 10 तक, फिर दूसरा आंसर 12 पेजेस का तो 1 से लेकर 12 तक। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इन सब चीज़ों पर आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी है। प्रॉब्लम आपको केवल उस वक्त क्रिएट हो सकती है जब आपको एग्ज़ाम सामने आए और पोर्टल ठीक से काम ना करे। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ नहीं है। ये प्रॉब्लम फाइनल ईयर के बच्चों ने भी फेस करी थी कि यार पोर्टल ठीक से काम कर नहीं रहा, वो बच्चे मेल कर रहे हैं, मेल का रिप्लाई हर बच्चे के पास नहीं आ रहा है। अब देखो ये तो सिस्टम का, ये तो डिपार्टमेंट का फेलियर है, इसमें तो आप लोग पैनिक होते हो, वो आपका मैं बात समझ सकता हूँ। लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उस पर बिल्कुल भी पैनिक नहीं है क्रिएट करना। आपको गाइडलाइन का वेट करना है, पढ़ना है उसको ठीक से, और एग्ज़ाम वाले दिन अपना पेपर देख के अपलोड करके आ जाना है। अपलोड कहाँ करना है, क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, कहाँ आएगा, किस वेबसाइट पर आएगा, कैसे आएगा, डाउनलोड कैसे करना है, सब इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर दी जाएगी। आपको पैनिक मत क्रिएट करना है, बस थोड़ा धैर्य रखिए। और जो मैंने आपको टिप्स बताई है कि नोट्स बनाकर रखते रहिए, वो चीज़ आप फॉलो करिए। वो चीज़ आप फॉलो करोगे तो आप खुद देखोगे, आपको खुद ही फायदा मिलेगा ओबीई एग्जाम में, ठीक है। और बाकी जो फिजिकल मोड एग्जाम देना चाहते हैं वो भी आप लोग गाइडलाइंस का वेट कर लीजिए कि भाई सेंटर में भी बॉक्स अलाउड होंगी भी या नहीं होंगी। उस चीज़ के लिए आपको गाइडलाइंस का वेट करना होगा। जैसे ही गाइडलाइन आएगी तो हम आपको प्रॉपर इन्फॉर्म कर देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ और क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।